हो सकता है। बीएमसी के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। गुज़िश्ता साल बीएमसी ने 39,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इंतखाबी साल जिसके चलते बहुत ज्यादा तब्दीली के आसार तो नहीं है, पर बजट में इजाफे की उम्मीद जरूर की जा रही है। मुंबई की मेयर ने कहा कि इंतखाब को ध्यान में रखकर हम जुमले वाला बजट नहीं पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम म्युनिसिपल इंतखाब के लिए तैयार हैं और जीतेंगे भी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, इस बार के बीएमसी के बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या माना जा रहा है कि इंतखाबात भी करीब है, हालांकि साफ कर दिया गया है इंतखाबात के हवाले से इस पर कोई असर बजट पे नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं? देखिए, बीएमसी का जो बजट है, इस बजट पे देश की निगाहें होती हैं, क्योंकि बीएमसी जो है मुंबई महानगर पालिका, ये देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है। अभी कुछ देर पहले ही बीएमसी के एजुकेशन बजट पेश किया गया। ये बजट है करीब 3,370 करोड़ का, और लगभग पिछले साल के अगर बजट की बात करें तो वो करीब था 2,945 करोड़, यानी कि 424 करोड़ का इस बार इजाफा किया गया है। एक इजाफा इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में बीएमसी में चुनाव होने वाले हैं, तो इस बजट को चुनाव के बजट के साथ भी जोड़ा जा रहा है। जो बीएमसी ने अपने एजुकेशन बजट में देखा गया है, साफ तौर पे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और जहां तक बीएमसी के स्कूलों की बात करें तो लगभग 2,42,000 जो प्राइमरी स्कूल है, वहां पे लगभग 48,000 सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे जो इतने जो स्टूडेंट है 2,42,000, उन्हें मुफ्त शिक्षा देने की यहाँ पे कोशिश बीएमसी की तरफ से की जाएगी। 2,870 करोड़ का जो टैक्स वसूली का लक्ष्य है, यानी कि एक तरफ बीएमसी की तरफ ये लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से मुंबई के लोगों पर भार ना पड़े, तो दूसरी तरफ ये लक्ष्य है कि किस तरह से उनको महसूल भी, रेवेन्यू उनको प्राप्त हो। ये दोनों लक्ष्य के साथ ये पूरा बजट देखा जा रहा है। कुछ ही देर में बीएमसी मुंबई करों के लिए आम बजट पेश करेगी। इस बजट पर काफी लोगों का ध्यान होगा, क्योंकि यह उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी तरह के कोई टैक्सेस में इजाफा नहीं किया जाएगा, और हो सकता है जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें किसी तरह की राहत दी जाए। खास करके रोड, सड़क, गार्डन, जो प्राइमरी चीजें हैं, खास करके पानी, उन इलाकों पे भी खर्च करने की कोशिश यहाँ पे बीएमसी की तरफ से की जाएगी। जो बड़े योजनाएं जो बीएमसी की, खास करके कोस्टल रोड, जो एक बड़ी योजना मानी जा रही है, कोस्टल रोड को भी लेकर बीएमसी ने जिस तरह से जो लास्ट ईयर बजट दिया था उसमें भी इजाफा किया जा सकता है। कोविड काल में 2 सालों से लगातार बीएमसी के काफी पैसे खर्च हुए, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन इस पिछले साल जो पैसे दिए गए थे उससे इसका असर इंफ्रा में पड़ा था। इंफ्रा में भी बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि मुंबई में किसी तरह का डेवलपमेंट ना रुका, इसमें भी साफ कोशिश की जाएगी। तो एक चुनावी बजट के तौर पे देखा जा रहा है, और कुछ देर में बीएमसी का आम बजट पेश होगा। इस पेशी में काफी कुछ मुंबई करों को राहत दी जा सकती है। जी वसीम, जो पिछला बजट पेश हुआ था, जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे, क्या वो गोल पूरे हुए थे? देखिए, जिस तरह से पिछले बजट की बात करें तो पिछला बजट तो था वो कोरोना काल में हुआ था, तो जो सारे पैसे दिए गए थे, जो अमाउंट दिए गए थे, बजट दिए गए थे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा खर्च किए गए थे, इंफ्रा पे खर्च नहीं किया गया था। जो बड़ी इनकी योजनाएं हैं, जिसमें कोस्टल रोड हो, फिर उसके बाद जो उनका मुंबई के जो गार्डन इलाका है, वो साथ ही जो खारे पानी को मीठा पानी तब्दील करने की जो योजना है, सबसे बड़ी योजना है। इस योजना पे बीएमसी ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, और इससे उनको कोशिश इनकी यही है कि इस योजना को पूरा भी किया जाए। जिस तरह से मीठी नदी है, उसकी सफाई की भी योजना काफी पैसे खर्च किए गए थे, तो अमाउंट बहुत खर्च हुए, और जो महसूल उन्हें आना चाहिए था पिछले कुछ 2 सालों से, वो महसूल उन्हें मिल नहीं रहा है। लेकिन मजबूरी ये है कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, तो ऐसे वक्त में कोई टैक्सेस नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन टैक्सेस बढ़ाने के लिए उनके इनकम सोर्स की भी जरूरत है। तो 2 तबके पे साफ तौर पे बीएमसी नजर आ रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि टैक्सेस में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी, और माफ कीजिएगा, टैक्सेस में कमी की जाएगी और किसी तरह का टैक्सेस नहीं बढ़ाया जाएगा, और महसूल किस तरह से उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये आम बजट लोगों के हित में होगा। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल के बीरसिया के बसई गांव की एक निजी गौशाला में एक साथ बड़ी तादाद में गायों की अमवात को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। गायों की अमवात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच न सिर्फ सियासी बयानबाजी में शिद्दत आ गई है, बल्कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी शुरू हो गई है। गौ सेवा भारती गौशाला का ताल्लुक बीजेपी लीडर निर्मला शांडेलिया से निकलने के बाद कांग्रेस के एहतजाज ने और शिद्दत इख्तियार कर ली है।
जिस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं अवनीश भार्गव जी, ये गए थे वहाँ और कुछ गौ माता का इन्होंने वहाँ समाधि पे जाके फूल वगैरह अर्पण किया। और वो भारतीय जनता पार्टी की नेता धमकी दे रही है वहाँ के कांग्रेस जनों को और जो गौ रक्षक लोग हैं उनको कि आप लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करा देंगे। यानी एक तरह से गौ माता की हत्या हुई और लगभग 1000 और उसका जो उनकी जो हड्डियां और बाकी जो उनके चीजों का व्यापार एक तरह से किया गया। और ये घटना वहाँ की नहीं है, ये मुरैना में हुआ, ये आगर मालवा में हुआ, दतिया में हुआ, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार थी तब 1000 गौशालाएं बनाई गई और 3 रुपए से 20 रुपए चारे देने का उन्होंने स्वीकृति दी थी, जो कि बाद में इन्होंने 20 से 3 कर दिया था। कुल मिला के हिंदुवादी पार्टी बनती है, लेकिन गौ माता की लगातार मध्य प्रदेश में हत्या हो रही है। कांग्रेस इस सब चीजों को पूरी ताकत से उठाएगी। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और हम पूरी तरह से गायों का संरक्षण कर रहे हैं। ये जो मामला आया है उसमें प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और स्थितियां सब ठीक कर दी गई। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये पूरा मामला किस तरह से अब इसके तार जो है बीजेपी से जुड़ रहे हैं? ये मामला राजधानी भोपाल से लगी हुई तहसील बैरसिया के बसई गांव का है और यहाँ पे जो मामला आया है वहाँ पर सियासत इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि निर्मला शांडिल्य का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और अब तक जो है जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान किया गया है, FIR की बात की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई जो है इस तरह से की नहीं गई है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के कारकुनान जो है अभी थोड़ी देर में जो गौ संवर्धन बोर्ड है उसका घेराव करेंगे, उस पर कार्रवाई का मुतालबा करेंगे और इसके साथ साथ कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है और कांग्रेस के सीनियर लीडर PC शर्मा की निगरानी में न सिर्फ जो है बसई गांव की गौशाला की जो है जांच की जाएगी, बल्कि मध्य प्रदेश में जितनी भी गौशाला है सरकारी और प्राइवेट तौर पर उनकी जो है रिपोर्ट पर जो है पेश की जाएगी। क्योंकि कांग्रेस का दावा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज जीतू पटवारी ने ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज हुकूमत में अब तक 5577 गायों का कत्ल हो चुका है। उन्होंने लफ्ज कत्ल का इस्तेमाल किया है और ये हुकूमत जो है गायों के नाम पर सियासत करती है, लिंचिंग करती है, लेकिन गायों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती है। गायों के तहफ़्फ़ुज़ के लेकर कांग्रेस सड़क पर आएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जो है सिर्फ सियासत कर रही है। इस मामले में जो है हुकूमत ने कार्रवाई कर दी है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है और जुडिशियल जांच की जा रही है और जो भी गायों को लेकर तहफ़्फ़ुज़ को होगा उस पर सारे कदम उठाए जाएंगे। मेहताब, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन का सवाल भी बनता है कि अगर जो लोग गायों की हिफाजत को लेकर के सड़कों पर उतर आते हैं, एहतजाज करते हैं, तशद्दुद करते हैं और वोट भी लोगों से गायों के नाम पर माने जाते हैं, लेकिन फिर जब गायों की बेहुरमती होती है, अमवात होती है, तो वही लोग मुलव्वस भी होते हैं। यकीनी तौर पर जो मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि रतलाम में सैफुद्दीन नामी शख्स को इसलिए जो है उसको ज़दोकोप किया गया, तो उसके साथ मारपीट की गई थी कि उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने गाय के सामने बैठकर इस्तिंजा किया। लेकिन यहाँ पर जो है गांव बसई में जो मामला पेश आया है, यहाँ पर अब तक जो है हुकूमत ने ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आप देखिए कि उज्जैन में मामला हो, खंडवा का मामला हो, वहां पर एक तबके के घर के लोगों की जो है दुकान और मकान को तोड़ दिया गया चाइना डोर के नाम पर। लेकिन यहाँ पर गाय को तहफ़्फ़ुज़ को लेकर इतनी बड़ी तादाद में गायों को देखिए कि वहां पे मरी पड़ी हुई है, उनके चारे के पैसे खा लिए गए हैं, जबकि बोर्ड का दावा है कि जो वहां पर गौशाला है उसको 33 लाख रुपए की ग्रांट जो है जारी की गई है और एक गाय के ऊपर अगर 20 रुपए चारे के जो है ग्रांट जारी की गई तो वो पैसा गया कहाँ। फिर इसमें एक जो है जमीयत उलमा ने जो मुतालबा किया उसका कहना है कि गाय के चमड़े और इसके साथ साथ उसकी हड्डियों का कारोबार किया जाता है और इस मामले में जमीयत उलमा ने मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कौमी पॉलिसी बनाने की मांग की है और इसके साथ साथ उन्होंने भी मुतालबा किया है कि गाय की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए और जब तक पाबंदी नहीं लगाई जाएगी इस तरह के मामले पेश होते रहेंगे। बिल्कुल मेहताब आलम, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। नाजरीन को बड़ी खबर बता देते हैं, भोपाल से ही ये बड़ी खबर है। बुर्कापोश खवातीन के बच्चों को टीका लगाने से इनकार का मामला।
टीका लगाने से इनकार करने वाली नर्स को हटाया गया है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अस्पताल की नर्स को हटा दिया गया है। अस्पताल के CMHO सुनील गुप्ता ने बयान जारी किया है। हुकूमत की तरफ से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। नर्स के नाम वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। बुर्कापोश खवातीन के बच्चों को टीका लगाने से ये इनकार का मामला है। टीका लगाने से इनकार करने वाली नर्स को हटा दिया गया है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अस्पताल की नर्स को हटा दिया गया है। वहीं अस्पताल के CMHO सुनील गुप्ता ने बयान जारी किया है। हुकूमत की तरफ से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। नर्स के नाम वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। मेहताब आलम हमारे साथ बने हुए हैं। मेहताब आलम, एक्शन लिया गया है, वजह बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। पर ये न्यूज़ 18 की खबर का असर है कि जिस मीना इब्राहिम ने जो पिछले 3 दिनों से शिकायतें हो रही थी और न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर दिखाने के बाद CMHO से जब बात हुई तो CMHO ने फौरी तौर पर बताया कि आपकी खबर के बाद नर्स का फोन आया था और फौरी तौर पर उसे जो है शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया और वहां से उसको हटा दिया गया है, क्योंकि हुकूमत की सतह पर इस तरह का कोई काम जारी नहीं किया गया और इस तरह की गलत बयानी करके न सिर्फ अस्पताल की छवि को खराब किया जा रहा है बल्कि हुकूमत का जो मिशन है, जो मकसद है, उसको भी नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई है और इस तरह की हरकत को कबूल नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, एक पैगाम भी जाता है कि इस तरह की मनमानी जो है नहीं की जा सकती है। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक सेक्टर्स में खास तौर से अवाम सब बराबर है, पहनावा जो भी हो, लेकिन उसको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज PRC जदोजहद कमेटी की जानिब से 11वें PRC के खिलाफ चलो विजयवाड़ा की कॉल दी गई है। विजयवाड़ा पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल के पेश नजर इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस की जानिब से जगह चेकिंग जारी है। सख्ती के बावजूद बड़ी तादाद में एहतजाजी मुलाजमीन विजयवाड़ा पहुंच गए हैं और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलिस की इजाजत न होने के बावजूद भी जो है एहतजाज किया जा रहा है, किस तरह के सूरत हाल? हाँ मुनस्सा, जो PRC को लेके जो मुलाजिम जो रहे वो आज चलो विजयवाड़ा का जो प्रोग्राम दिए थे, हुकूमत और पुलिस की तरफ से पूरे जो ब्लॉक करने की कोशिश के बावजूद जो है ना कसीर तादाद में जो है ना एम्प्लॉइज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग है विजयवाड़ा पहुंच के वो AP NGOs भवन से जो है ना एक बड़ी कसीर तादाद में जो है ना रैली BRTS रोड में तरफ ले गए हैं। अब रैली चल रही है। रैली के बाद जो है ना एक मीटिंग होगी जिसमें हुकूमत को अपनी डिमांड जो है ना वो सामने रखेंगे और 7 तारीख से जो है ना स्ट्राइक पे जाने का जो फैसला लिया गया है उस पे अड़े रहने का जो है ना मुलाजिम की तरफ से JAC की तरफ से बताया जा रहा है। वही हुकूमत को मांग की जा रही है कि अब तो हुकूमत सामने आके जो PRC को लेके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करे और स्ट्राइक को जो है ना रोकने की कोशिश करे, बजाय कि जो एम्प्लॉइज को अरेस्ट करने की और एम्प्लॉइज को दबाने की कोशिश ना किए जाए। जी इसहाक, मेन मुद्दे क्या है एम्प्लॉइज के? एम्प्लॉइज को जो है ना PRC को जो 11th PRC को लेके जो GOs हुकूमत की तरफ से जारी गई है उनको वापस लेना और जो अलावेंसेस जो पिछली गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उनको बाकाया कंटिन्यू करना जो है ना मेन डिमांड है। ये जो पहले से ही 3 डिमांड जो है ना ये 3 डिमांड्स को लेके कर रहे हैं और RTC और जो इलेक्ट्रिसिटी पूरे सभी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना एम्प्लॉइज के जो JAC का जो कॉल है वो पूरी सपोर्ट किए जा रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आज गवर्नमेंट जो है ना सामने नहीं आती तो पूरी तरह से स्ट्राइक पे जाने का जो फैसला है वो बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। इसहाक, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, कानपुर के आर्या नगर असेंबली हल्के से MIM उम्मीदवार दिलदार गाजी की पर्चा नामजदगी को रद्द कर दिया गया है। तजवीज कुनिंदा का हिस्सा नंबर गलत लिखे जाने की वजह से पर्चा नामजदगी को रद्द कर दिया गया है। दिलदार गाजी ने कहा कि आर्या नगर के मौजूदा रुकन असेंबली ने रिटर्निंग अफसर से बात की थी, साथ ही
सेसामाऊ हल्के से रिया सिद्दीकी चुनाव निशान नहीं मिलने की वजह से पर्चे नामजदगी दाखिल करने से नहीं कर सकती हैं। बता दें कि कानपुर में ऑल इंडिया मुजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन अब छावनी असेंबली से सिर्फ मयूद्दीन MIM के उम्मीदवार होंगे। MIM से प्रत्याशी थे 214 नगर से। कल हमने अपना नामांकन सुबह दाखिल किया और 1 घंटे बाद हमको बताया गया कि आप का पर्चे में कुछ कमी है। वो कमी हमें लिख करके दी गई। हम और हमारे वकील साहब गए, हमने उस कमी को तुरंत पूरा करके उनको फिर से पेपर दिए जा करके उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हमें रिसीविंग दी कि आपके पेपर कंप्लीट है, आप जाइए। आज सुबह 11 बजे हम जब फिर पहुंचे, आज कुटनी थी तो उसमें हम लोग गए तो वहां हमको फिर बताया गया कि आपका जो प्रस्तावक है एक इकबाल फैसल साहब, उनके उसमें पहचान पत्र में कुछ गड़बड़ी है। फिर हमने वकील साहब को अपने बुलाया तो वकील साहब आए, उन्होंने देखा तो हमें कोई कमी उसमें नहीं लगी। ये फॉल्ट जो है ये वहीं का अंदर का फॉल्ट था। तो उन्होंने कहा नहीं ये आपका फॉल्ट है। इस पे हमारे वकील साहब ने काफी उनसे बहस की, लेकिन उस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार हुए। राहुल गांधी ने दावा किया था कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पाक चीन करीब आए हैं। राहुल गांधी के दावे पर अमरीकी महकमे खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मैं इन तबसरों की हिमायत नहीं करूंगा। Remark in the Indian Parliament today stating that it is due to Prime Minister Narendra Modi's ineffective foreign policies that Pakistan and China are closer than ever. Does the State Department agree with that assessment? I will leave it to the Pakistanis and the PRC to speak to their relationship. I certainly would not endorse those remarks. Okay, and follow up to that. Why do you think Pakistan is working so closely with China? I mean, do you think they feel abandoned by the U.S.? We've made the point all along that it is not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices to countries when it comes to what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find when it comes to the sorts of partnerships that partnerships may be the wrong term, the sorts of relationships that the PRC has sought to have around the world. Pakistan is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship with the government in Islamabad, and it's a relationship. ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि गलवान वादी में हिंदुस्तान और चीन के बीच हुई झड़प में चीन के 38 फौजी हलाक हुए थे। ये झड़प 15 जून 2020 को हुई थी। अखबार में कहा गया है कि भारतीय फौज की बहादुरी के सामने चीनी फौजियों को भागना पड़ा था। चीन ने अपने फौजियों की हलाकतों के आदाद शुमार का अब तक इंकशाफ नहीं किया है। अखबार की रिपोर्ट में चीन के गुमनाम मुहक्किकीन और ब्लॉगर्स का हवाला दिया गया है। मगरबी बंगाल में आज से 8वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल खुल गए हैं। वहीं रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक वबाई सूरत हाल के पेश नज़र 7 फरवरी हर इलाके में प्राइमरी से 7वीं जमात तक के बच्चों के लिए खुले में तालीमी सेशन का इनेकाद किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल पर तमाम जगहों पर अमल करना लाजमी होगा। मुंबई से आपको ये बड़ी खबर बता दें, बीएमसी का तालीमी बजट पेश किया गया। 3,370 करोड़ का है तालीमी बजट। पिछले साल 2,995 करोड़ का बजट था। तालीमी बजट में 424 करोड़ का इजाफा हुआ है। तो तालीमी बजट में इजाफा हुआ है। बीएमसी ने तालीमी बजट पेश किया। आपको बता दें 3,370 करोड़ का तालीमी बजट है। पिछले साल 2,995 करोड़ का ये बजट था। वहीं तालीमी बजट में 424 करोड़ का इजाफा हुआ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ मीडिया से खिताब करें, सीधा रुख करते हैं।
आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारी टीम के हमारे वरिष्ठतम और महत्वपूर्ण सदस्य उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपना नामांकन कर रहे हैं। उनके प्रति मैंने सुबह ही अपनी शुभेच्छा व्यक्त की है। मैं अपनी टीम की ओर से यहां पर मेरे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय खेलकूद और सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री और प्रदेश के सह प्रभारी श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज लखनऊ के लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और मुख्यालय के प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध दलित चिंतक श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी समेत अपने इस पूरी टीम के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 5 वर्ष का कार्यकाल जब हमारी सरकार अपना पूरा कर रही है तो स्वाभाविक रूप से 5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संकल्प लिए थे। उन संकल्पों की दिशा में पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने क्या कुछ किया है उसकी रिपोर्ट देना भी ये मेरा परम दायित्व है और अपने उसी परम दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर मैं अपनी टीम। योगी आदित्यनाथ मीडिया से खिताब कर रहे थे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टिका लगा, टिका लगा, टिका